हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। यहाँ पे एक रेवोल्यूशन की शुरुआत तो हम लोग कर ही चुके हैं और आप लोगों ने अलजेब्रा के बेसिक्स और उसके बाद ज्योमेट्री के बेसिक्स सारे खत्म कर दिए हैं। अब बात चल रही थी मॉडर्न मैथ्स की और हम सेट्स खत्म करके पहुंच चुके हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे। मैं मान के चल रहा हूँ कि पहला लेक्चर आपने देख लिया जिसमें हमने सीखा था कि एन लोगों को अगर रो पे अरेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे हमने बात की थी एन फैक्टोरियल की, जहां पे हमने बात की थी कि कैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में नंबर्स में या फिर अल्फाबेट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो वर्ड जिसमें अल्फाबेट रिपीट हो रहे हो, वो नंबर्स जिसमें आपको ऑड नंबर्स बनाने हो या इवन नंबर्स बनाने हो। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की और परमुटेशन की। मेजॉरिटी ऑफ द क्लास होगी हमारी कॉम्बिनेशन पे। तो जैसा मैं सारी क्लासेस को शुरुआत करता हूं कि अब डर की क्या है बात जब एमबीए वाला है आपके साथ। तो गाइस कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं पीएनसी 2 की, लेक्चर नंबर 5। तो गाइस आज का मुद्दा कॉम्बिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन और लास्ट में परमुटेशन। तो पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन है क्या। तो गाइस कॉम्बिनेशन होता है जब आपको कुछ एंटिटीज चूज करनी होती है एक लॉट में से। जब आप कहीं पार्टी वार्टी पे जाते हो तो आपको तैयार होना होता है। अब आपके पास है बहुत सारी टी शर्ट्स, अब आप उसमें से एक टी शर्ट सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, और आजकल तो गाइस वैसे ही आईपीएल चल रहा है, ड्रीम 11 चल रहा है। क्या करते हो आप लोग? आप अपनी अपनी टीम बनाते हो। टीम बनानी नहीं है, हमने पढ़ाई करनी है। पर अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट देखा हो तो आपके पास 8 प्लेयर हैं, मान लेते हैं 8 बैट्समैन हैं, उसमें से आप 4 सिलेक्ट कर रहे हो। ये जो आप 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के सिलेक्ट कर रहे हो, ये वही कॉम्बिनेशन है। अब उस 8 में से वो 4 प्लेयर कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकते थे कि भाई आप कोहली और धोनी और युवराज और इसको लोगे, या आप कोहली धोनी युवराज को छोड़ के रैना को लोगे। यही जो कॉम्बिनेशंस हैं, शॉर्टकट तरीके में एक स्टेप में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इतनी पॉसिबल वेज हैं, वही है कॉम्बिनेशन। और परमुटेशन, परमुटेशन क्या है इसकी बात हम आगे करते हैं। इसका भी लेना देना कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन से होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, पर एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो गाइस a little bit about myself. So I am your quant expert Rahul Batla and quant mentor at PWMBA वाला। I am from IIT Roorkee and CAT 99.85 percentile। तो गाइस कॉम्बिनेशन, चलो जी देखो। अब ये तो है डेफिनेशन। अ कॉम्बिनेशन जस्ट फोकस ऑन सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी रिगार्ड टू ऑर्डर। यहां ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे मैंने आपको बताया, मान लेते 4 प्लेयर है, ठीक है, मान लेते क्या है 4 प्लेयर है, नाम लिख लेते हैं उनके ए बी सी डी। मान लेते हैं मैंने कहा आपको इन 4 में से 2 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा कौन कौन से 2 प्लेयर लाए? आपने कहा सर मैं ए लेके आया और बी लेके आया। मैंने कहा ठीक है। अगली बार मैंने आपसे बोला क्या लेके आया? आपने कहा मैं सर बी लेके आया और मैं ए लेके आया। क्या आपकी टीम चेंज हुई है? नहीं। पहले भी आपके पास कौन था? ए और बी। अब भी कौन है आपके पास? बी और ए। तो यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। मैंने बोला किसकी टीम बनाई है? आपने कहा ए बी की। फिर मैंने बोला किसकी टीम बनाई है? आपने कहा बी ए की। क्या दोनों टीम में फर्क है? नहीं, दोनों आपके टीम के प्लेयर हैं, दैट्स इट। तो गाइस जब ऐसी सिचुएशन हो जब आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता और सिर्फ जो बात है वो सिलेक्शन की है, जो बात है सिर्फ चूजिंग की है या सिर्फ सिलेक्शन की है, तब आप यूज करोगे कॉम्बिनेशन। तो जो ये कॉम्बिनेशन है, दिस जस्ट फोकस ऑन सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या लिखा हुआ है। तो गाइस एनसीआर का मतलब क्या होता है? एनसीआर का मतलब होता है कि आप आर ऑब्जेक्ट चूज करने वाले हो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अगर आप देखोगे तो एन है द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू चूज फ्रॉम, मतलब जो अवेलेबिलिटी है कि कितने लोगों में से आप चूज करने वाले थे। और जो के है वो है द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड, जितने आपको सिलेक्ट करने हैं। मतलब अगर आपको 4 में से 2 लोग चूज करने थे तो आप उसको लिखोगे 4C2। ये एक लिखने का तरीका है, 4 में से 2 लोग लेके आ जाओ। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल, जो ऊपर वाला है, राइट, जितने लोग हैं, अपॉन एन माइनस के फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस, और लास्ट में के फैक्टोरियल, जितने आपने चूज करने। यानी अगर मैं सिंपल एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, इसको हम हटा देते हैं, राइट। ये सब बातें कौन सा सिलेक्शन है, किसको मैटर कर रहा है, एन का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, यहां लिखा हुआ है। मान लेते क्वेश्चन है आपका ये
फाइंड द नंबर ऑफ वेज यू कैन चूज 3 बॉयज आउट ऑफ 10 बॉयज ऑफ अ क्लास। तो बताओ टोटल बॉयज कितने थे सर? 10 थे। चूज कितने करने हैं सर? 3 करने हैं। तो आंसर हो जाएगा 10C3। आंसर क्या हो जाएगा? 10C3। अब मान लेते हैं जो ये 10 बॉयज थे वो ऐसे थे आपके ABCDEFGHI और J। अब आप ये मैनुअली नहीं गिन सकते कि भाई 10 में से 3 बॉयज कौन सा है। भाई गिनते गिनते सुबह हो जाएगी। सर ABC आया, सर ABD की टीम बनाई, सर BCD की टीम बनाई, ऐसे कब तक गिनते रहोगे? और कोई ना कोई एक आधा मिस भी हो जाएगा और एक पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो गाइज इसका शॉर्टकट है 10C3। 10 में से 3 बॉयज सिलेक्ट करो, 10 में से 3 बॉयज सिलेक्ट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये ऊपर वाला 10 फैक्टोरियल अपॉन फिर 10 माइनस 3। 10 माइनस 3 कितना हुआ? 7 फैक्टोरियल और फिर ये 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो जितने लोग हैं जितने चूज करने हैं और ये उनका डिफरेंस 10 माइनस 3 7। अब थोड़ा बहुत काटते हैं। फैक्टोरियल कैलकुलेशन आपको लास्ट टाइम सिखाई थी भाई, ये 7 फैक्टोरियल इसको काट देगा। इसके पास क्या बचा होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 7 की कहानी खत्म। 7 6 5 4 3 2 1 को ये 7 फैक्टोरियल ले जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये भी तो 7 6 5 4 3 2 1 लिखा है। इसके आगे क्या आने वाला है? 7 6 5 4 3 2 1। वो तो कट गया। नीचे क्या बचा? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6। मैंने आपको 5 फैक्टोरियल तक याद करने को भी बोला था, राइट? अब देखो 9 8 जा 72, 6 12 जा 72 और अपने पास वैल्यू आ गई 120। तो 120 तरीके आप ऐसे तो नहीं गिन पाते, पर अभी आपने पता लगा लिया कि 10 में से 3 लोगों की टीम बनानी है तो कितनी पॉसिबिलिटी है? कितनी पॉसिबिलिटी है? 120। अगर टाइम हो ऐसे लेके बैठना हो तो लेके बैठ जाना। 120 टीम ही बनेंगी, उससे ज़्यादा नहीं बना पाओगे। और कम बनी तो आपने कुछ मिस कर दिया। सिंपल एज दैट। अब क्या सर मैं बार बार इसको ऐसे करूँगा? क्या कोई शॉर्टकट है मेरे पास? हाँ बेटा, अगर आपको 10C3 लिखना है ना, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे थे मैंने आपको ये करके दिखाया, काट के दिखाया। अब डायरेक्ट शॉर्टकट सुनना कि आप डायरेक्ट कैसे करते हो। अभी तो मैं लिख रहा हूँ शॉर्टकट, पर अभी हल्के हल्के हम इतने फास्ट हो जाएंगे कि ये लिखना भी नहीं पड़ेगा। 10C3 का मतलब आप 10 काउंटिंग शुरू करो उल्टी। कहाँ तक जाओगे? जितना ये नंबर लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है? 3, तो 3 नंबर लिखो। 10 9 8 खत्म। 3 क्यों लिखे? क्योंकि ये 3 था तो मैंने 3 नंबर लिख दिए। अपने आप जब कटता है तो उतने ही नंबर बचते हैं जितना आपका सिलेक्शन ऑफ पीपल था। सिंपल। तो 10C3 मतलब 10 9 8 और नीचे 3 का फैक्टोरियल यानी कि 6। डायरेक्ट मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंचूंगा। मैं ये वाला स्टेप हमेशा खा जाऊंगा। वापस से देख लो कि ये वाला स्टेप कैसे खाना है, क्योंकि टाइम की बात है, हमारे पास टाइम नहीं होगा। 10C3 मतलब 10 9 8 3 डिजिट, क्योंकि 3 तक जा रहे थे, अपॉन 3 का फैक्टोरियल 6। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है, करते हैं। मैं एक सिंपल प्लेन पेपर लेके आया हूं यही प्रैक्टिस कराने के लिए। अब देखो, मान लेते हैं आपने मेरे से कहा कि सर 14C2 निकालना है, तो बेटा मैं काउंटिंग लिखनी शुरू करूंगा। 14 इंटू 13 और रुक जाऊंगा। क्यों रुका मैं? 1 डिजिट 2 डिजिट, 1 नंबर 2 नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 था और नीचे 2 फैक्टोरियल जो होता है 2। अब आराम से सॉल्व कर लो। 2 और 14 कट जाएगा। कितना हो गया बेटा? ये कटा 7 7 13 जा 91। डन। ठीक, समझ गए एनसीआर का फॉर्मूला। अब याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चा पीएनसी में गलती ही ये करता है, उसको पता ही नहीं होता कब फैक्टोरियल लगाऊं कब एनसीआर लगाऊं। जब भी आप किसी को रो में अरेंज करोगे तो एन फैक्टोरियल, जब भी कुछ सिलेक्ट करोगे तो एनसीआर। ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए। वापस से सुन लो, कुछ सिलेक्ट कर रहे हो, 5 में से 3 सिलेक्ट, 6 में से 2 सिलेक्ट, तो एनसीआर। 5 लोगों को रो में अरेंज तो 5 फैक्टोरियल, 7 लोगों को रो में अरेंज तो 7 फैक्टोरियल। लफ्जों पे गौर फरमाना, मैं कब फैक्टोरियल लगा रहा हूं कब एनसीआर लगा रहा हूं। चूज करना, अरेंज करना, सी से चूज, सी से कॉम्बिनेशन। चूज करना एनसीआर, अरेंज करना एन फैक्टोरियल। समझ गए? क्लियर? अब ये शॉर्टकट एनसीआर का 14C2 मतलब 14 इंटू 13 अपॉन ये 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट। ठीक है, मान लेते हैं आपको लिखना है 7C3। 3 नंबर लिखेंगे। कहां से शुरू करके? 7 से। 3 क्यों? क्योंकि ये 3 था, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 कटेगा 35 आ जाएगा। समझ गए? एक और देखो,
11C3 कितने नंबर लिखेंगे? 3 नंबर लिखेंगे। 3 नंबर को लिखे क्योंकि ये 3 था, कहाँ से? 11 से, अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। ठीक, कर लोगे आराम से। 10 9 जा 90 और 6 15 जा 90, कितना आ गया? 165। बहुत क्वेश्चन में गाइस आपको ये लगाना पड़ेगा NC2, बहुत क्वेश्चन में आप लगाओगे NC2। तो NC2 की वैल्यू याद कर लेते हैं आज। NC2 की वैल्यू होती है n, कितने नंबर लिखने हैं? 2, क्योंकि ये क्या है? 2, तो पहला नंबर n, अगला क्या आएगा? n-1। भाई n देख के घबराना थोड़ी है। जब 11 था तो 11, फिर 11 माइनस 1 10, 10 माइनस 1 9, एक एक छोटा ही तो हो रहा है। ये कहाँ से शुरू होगा? n से शुरू होगा, जब ये 11 से शुरू हुआ था। 3 1 2 3, ये कितना है? 2, तो 1 2 n, फिर n से एक छोटा, चलो जैसे ये 11 माइनस 1 10 था तो ये n माइनस 1 हो गया। और 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो n इंटू n माइनस 1/2। तो ये तो बेटा याद रख लो, NC2 इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1/2। ये डायरेक्ट आएगा, बहुत जगह काम, तो इसको अपन डब्बे में बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये अपन बहुत जगह लगाने वाले हैं। ठीक, क्लियर हो गया? एक बार देख लो, तसल्ली कर लो, समझ में आया तो बढ़िया, नहीं तो पीछे जाओ, वापस से आके देखो। नई सी चीज़ है इसलिए टाइम लेके सिखा रहा हूँ। 14C2 14 इंटू 13/2 हो क्या रहा है? आप जानते हो क्या रहा है? ये 14 फैक्टोरियल हो रहा होगा, ठीक, अपॉन ये वाला 2 फैक्टोरियल हो रहा होगा, और 14 माइनस 2 12 फैक्टोरियल हो रहा होगा। फिर क्या हो रहा होगा? ये जो 12 फैक्टोरियल है ये इसको काटता होगा, और इसके बाद बचता है 14 और 13। ये फैक्टोरियल कैलकुलेशन कहाँ से हो रही है? ये आपको पीछे वाली क्लास में मिल जाएगी, PNC1 में देख लेना। उसके बाद NC2 n से एक छोटा n-1 और नीचे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक बात और सीखते हैं, यहाँ तक क्लियरिटी आ गई तो। ठीक है, देखो आप एक काम करो, 12C7 निकालो। सर ये तो आता है 12 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये इससे कट रहा है, क्या क्या मिलेगा इसको? 12 11 10 9 8, बस रुक जाएंगे अब, क्योंकि 8 के बाद क्या आएगा? 7, 7 से ये आदमी सब ले गए। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120, आपने सीखा है। तो 120 ऊपर से काटते हैं, 12 10 जा 120, खत्म। तो कितना आ गया गाइस? 11 मल्टीप्लाई बाय 9 8 जा 72, आंसर आ गया 792। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप निकालो 12C5, कितना आ रहा है बेटा? सर 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और अब बनेगा 12 माइनस 5 7 फैक्टोरियल, यानी कि 792। सर ये कैसे लिख दिया? बेटा जरा नोटिस करो, क्या ये और ये सेम नहीं आया? 12 फैक्टोरियल तो दोनों जगह सेम है, 12 12। ठीक है, अब यहां पर 7 फैक्टोरियल डायरेक्ट आया तो 12 माइनस 7 5 बन गया। यहां पे 5 फैक्टोरियल डायरेक्ट आया तो 12 माइनस 5 7 बन गया। यानी कि अगर NCX और NCY में x प्लस वाई इक्वल्स टू n हो गया तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। मतलब कि 12C7 और 12C5 में 7 प्लस 5 कितना हो गया? सर 7 प्लस 5 तो 12 हो गया। और अगर 7 प्लस 5 12 हो गया, जो कि आपका n है, तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, इनके पास कोई और चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 12 सेम, ये 5 जाएगा ये 7 जाएगा, तो दूसरा वाला माइनस होके तो बन रहा है, इन दोनों का सम आपने 12 रख दिया। तो इसको याद रखेंगे कि अगर कभी भी NCX इक्वल्स टू NCY दे रहा है क्वेश्चन में, तो दो पॉसिबिलिटी अगर करती हैं कि या तो x बराबर y हो जाए या फिर x प्लस वाई बराबर n हो जाए। सिंपल, डन। अब इससे मुझे बड़ा फायदा होगा,
कैसे फ़ायदा होगा अभी समझते हैं। देखो बेटा, अगर आपने मेरे से बोला 12C10 निकालने के, अब मैं 10 नंबर तो लिखना नहीं चाहता, ठीक है, आजा बेटा कहाँ चले गया, ठीक है, मैं 10 नंबर तो लिखना नहीं चाहता, 12, 11, 10, 9, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 12C2। 10 प्लस 2 कितना होगा 12, तो 12C10 12C2 के बराबर होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए, 10 प्लस 2 12, तो ये बराबर, तो 12C10 12C12 माइनस 10 यानी कि 2 के बराबर हो जाएगा अपने आप, टेंशन मत लो। तो अगर कभी हमारा एनसीआर में आर बड़ा आ गया तो मैं छोटा करवा दूंगा। और 12C2 मेरे को निकालना आता है, मैंने सीखा है NC2 क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2, कटेगा और 66 आंसर, मरेगा मस्त इससे, क्योंकि NC2 क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2। और अगर ये स्टेप समझ नहीं आया तो फिर हल्के हल्के चलो, 12C2 मतलब 12 इंटू 11 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल 2 ही तो लिखा था डायरेक्ट, फॉर्मूला लगाओ या इधर से करो, बात तो एक ही है। यानी कि अगर कभी एनसीआर में आर बहुत बड़ा हुआ तो मैं नीचे वाला n माइनस आर करके लिख दूंगा। क्लियर हो गई बात? तो गाइस इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एन सी एक्स एन सी वाई के बराबर हो गया तो या तो x बराबर y होना चाहिए या फिर x प्लस वाई को n के बराबर होना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक, तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वीडियो आपके पास है, राइट, आप पीछे चलो और यहाँ से आओ, ठीक है। आप वापस से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, एनसीआर में आप n लोगों में से r लोग चूज कर रहे हो, ठीक है, फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल और n माइनस k फैक्टोरियल। शॉर्टकट 10C3 बोल रहा है तो 10 से काउंटिंग शुरू करेंगे, कितने नंबर लिखेंगे, 3 नंबर, तो 10 9 8, 3 फैक्टोरियल 6। ठीक, एक चीज याद रखेंगे, NC2 इक्वल्स टू n इंटू एन माइनस वन बाई टू, इसको हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो NC2 तो लगता रहेगा। उसके बाद एक ये कैच, ये NCX इक्वल्स टू NCY, अगर x बराबर y हो जाए या फिर x प्लस वाई n के बराबर हो जाए। यहाँ तक अगर सेट हो गया तो गैस फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं स्क्रीन सेट जाता हूँ, आप आराम से लिख लो। चलो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने आराम से तसल्ली से लिख लिया। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस की, कि कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ लगाना है। भाई क्वेश्चंस का अगर फॉर्मेट ही बताओ कि हाँ ये कॉम्बिनेशन वाला है तो कहानी बड़ी आसान हो जाती है। तो अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशंस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राज के पास 6 जीन्स है और 5 शर्ट्स है और उसको ड्रेसअप होना है, तो कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या सीन है, ये हुई अपने पास जीन्स, राइट, और ये हुई अपने पास शर्ट्स। हमारे पास है 6 जीन्स और 5 शर्ट्स, राइट। आपको 6 में से ऑफकोर्स एक ही जीन्स पहनेगा और 5 में से एक शर्ट चूज करनी है। तो यहाँ आप 6 में से एक जीन्स चूज कर रहे हो, कुछ अरेंजमेंट नहीं हो रहा, 6 में से एक जीन्स चूज कर रहे हो तो क्या हो गया 6C1। फिर आप 5 में से एक शर्ट चूज कर रहे हो तो कितना हो गया आपके पास 5C1। 6 में से एक चूज करी, 5 में से एक चूज करी। अब सवाल है कि प्लस की मल्टीप्लाई। अब गाइज यहाँ पर आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि हर एक जीन्स के लिए हर एक शर्ट पॉसिबल थी। सोचो, मान लेते हैं उसने जीन्स 1 पहन ली, तो जो शर्ट है उसके पास वो शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, शर्ट 4, शर्ट 5 पहन सकता है। अब ये 1 + 5 6 पॉसिबिलिटी नहीं, अब ये 5 पॉसिबिलिटी है, 1 × 5। भाई हर इस जीन्स के साथ कितनी डाल सकते हैं 5। अब ऐसे ही जीन्स 2 के 5 आएंगे, फिर जीन्स 3 के 5 आएंगे, तो ऐसे करते करते 6 जीन्स के 5 आएंगे, तो 5 + 5 6 बार ऐड हो गया, यानी 6 × 5 हो रहा है, राइट। आप इसको और इसको ऐड नहीं कर रहे हो, पूरा कॉम्बिनेशन तब बनता है जब इसमें से एक चूज हो जाता है और उसी के साथ इसमें से एक चूज हो जाता है। तो 6C1 × 5C1, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब 6C1 होता है 6 और 5C1 होता है 5, आंसर आ जाएगा 30। सर ये कैसे कर लिया आपने इतनी जल्दी? अब बेटा कुछ कुछ हैक्स जो हैं या शॉर्टकट्स हैं वो आप याद रखो। देखो, किसी का भी अगर आप NC1 निकालोगे तो इसकी वैल्यू n के बराबर ही आ जाएगी। करके देखना चाहते हो? देख लेते हैं। मान लेते हैं आपने बात करी 7C1 की, तो कितना आएगा 7, एक ही नंबर लिखेंगे क्योंकि एक लिखा है, अपॉन 1 फैक्टोरियल विच इज़ 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 7। प्रॉपरली करना चाहते हो तो देखो क्या होगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 1 6 फैक्टोरियल और 1 का 1 फैक्टोरियल।
यहाँ से देख लो, घूम घाम के कहाँ पहुँच जाओगे 7, ये इसको काटेगा और क्या बनेगा 7। पर इतना टाइम लगाएंगे क्या, नहीं। एन सी 1n हो जाएगा और एन सी एन माइनस 1 भी n हो जाएगा। सर ये एन वैन में समझ नहीं आता, नंबर से दिखाओ। बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आप 9c8 कर रहे हो या 9c1 कर रहे हो, दोनों की वैल्यू 9 ही हो जाएगी, दैट्स इट। आराम से फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगाना और करके देख लेना। एन सी वन एन, एन सी एन माइनस 1 एन, मतलब 9 में से एक कम कर दो या फिर n में से एक कम कर दो तो भी n ही मिलेगा। यानी कि 11c10 11, 12c11 12, 13c1 13, सिंपल एज दैट। तो nc1 और ncn माइनस 1 डायरेक्ट n, नेक्स्ट टाइम शॉर्टकट लगाएंगे। इसी तरीके से अगर याद रखना है तो किसी भी c0 कर लो या किसी भी cn कर लो, इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये तो गाइस आप लॉजिक से ऑब्जर्व भी कर सकते हो। सोचो, मैं कहूँगा कि आपके पास 10 लोग हैं, 10 में से आपको 0 सेलेक्ट करने हैं। भाई एक ही तरीका है, किसी को सिलेक्ट मत करो। 10 में से 10 सेलेक्ट करने हैं, एक ही तरीका है, सबके सबको सिलेक्ट कर लो। मल्टीपल वेज हो सकते हैं क्या, नहीं। एन सी एन, एन में से एन लोग को सिलेक्ट कर लिया, एक तरीका सबको ले आओ। एन में से 0 लोग सिलेक्ट करने हैं, एक ही तरीका है, सबको छोड़ दो, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर 6c1 इंटू 5c1 विच इज 30। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन का जो एप्लीकेशन है वो है एक टीम बनाने में। जब भी आपको कोई टीम बनानी पड़ेगी तो समझ लेना ये सवाल जो है वो है कॉम्बिनेशन का। टीम बनानी है, कॉम्बिनेशन का सवाल। ठीक, अब देखते हैं आएगा कैसा। वंशिका इज मेकिंग अ टीम ऑन एन ऐप, शी हैज टू चूज 1 आउट ऑफ 2 विकेट कीपर्स। तो भैया 2 विकेट कीपर है और उसको सिलेक्ट करना है इसमें से एक। ठीक है, 4 आउट ऑफ 7 बैट्समैन, 7 बैट्समैन है और इसमें सेलेक्ट करने हैं 4। 2 आउट ऑफ 5 ऑलराउंडर्स, 5 ऑलराउंडर्स हैं, इसमें सेलेक्ट करना है 2। और लास्ट में 4 आउट ऑफ 6 बॉलर्स, तो 6 बॉलर्स हैं और उसमें से सिलेक्ट करना है आपको 4 बॉलर्स। सिंपल। अब देखो बेटा, सिंपल है। अभी जीन्स और शर्ट सिलेक्ट किया था, अब उसकी जगह हमारे पास प्लेयर सिलेक्ट हो जाएंगे। 2 में से एक विकेट कीपर उठाओगे तो कैसे उठाओगे, 2 में से 1, 7 में से 4, 5 में से 10 और 6 में से 4। सिंपल। अब प्लस करोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, क्योंकि आप सेम टीम बना रहे हो। हर एक विकेट कीपर के साथ 4-4 बॉलर के कॉम्बिनेशन थे और हर एक इन 5 बंदों के कॉम्बिनेशन के साथ 2-2 ऑलराउंडर थे, तो मल्टीप्लाई। अब कैलकुलेशन फास्ट है तो फटाफट हो जाएगी, नहीं तो टाइम लगेगा। तो ये हो गया 2। अब ये बच्चे तो मन में कर लेते हैं, बच्चों मन में क्या चलता है कि भाई 7c4 है तो 4 नंबर आएंगे, तो वो कहेगा 7 6 5 4, 4 नंबर आ गए, राइट। अपॉन नीचे आपके आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, लॉन्ग तरीके से करना है लॉन्ग तरीके से कर लो, 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लो, पर प्रैक्टिस के साथ साथ फास्ट होना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे बच्चे मन में कर लेते हैं। अब ये सिखाया मैंने आपको NC2 क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, तो 5 इंटू 4 20 डिवाइड बाई 2 10, सीधा हो गया, खत्म। 6c4 भी किसके बराबर होगा, 6c2 के। कैसे सर, अरे बेटा अभी तो सिखाया था कि अगर NCX इक्वल टू NCY है तो x प्लस वाई क्या होता है, n होता है। तो मैं 6c4 को मन में 6c2 पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ, सर पढ़ तो सकते हो। ये सब आपको शॉर्टकट सिखाए जा रहे हैं ताकि आप फास्ट हो जाओ। ये मेरे दिमाग में 6c4 नज़र नहीं आ रहा, ये मुझे 6c2 नज़र आ रहा है। क्यों, क्योंकि 4 + 2 6 होता है और 6c2 मेरे लिए दिमाग में निकालना आसान है। 6 इंटू 5 30 डिवाइड बाई 2 15, खत्म, ये 15 आ गया। अब इसको भी 7c3 से कर सकते थे, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 उड़ता 35 आंसर आता, पर नहीं, हमें तो सर आराम से करना है तो आराम से करो। अब काटो, 4 फैक्टोरियल 6 4 जा 24, तो ये कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 15। अब इसको आप आराम से तसल्ली से मल्टीप्लाई करते रहो। आइडियली तो देखो 2 इंटू 15 बन जाएगा 70। अब इसको लिख देते हैं अपन, 70 इंटू 10 हो गया 700, तो 700 इंटू 15। अब 15 से वंजा करना अपने लिए आसान है, 105। तो इसके बाद आपके पास आ गया 10500।
क्वेश्चन तो बेटा यहीं खत्म हो गया था, पी एंड सी तो यहीं तक की थी, उसके आगे कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ। और कैलकुलेशन में सबसे आसान है एन सी टू करना, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, जो नंबर है उससे एक और छोटे से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू। कोशिश करो कि ये वाला नंबर छोटा हो, ठीक है। 7C4 मैं अपने मन में 7C3 पढ़ता हूँ, ठीक है। 7C3 में मन में कर सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 नंबर नीचे 3 फैक्टोरियल, वो 6 को उड़ा देगा, बचा कौन, 7 और 5, 35। तो कैलकुलेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बेसिक क्लास है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, है ना। तो यहाँ से देख के भागना नहीं है। आपको डर लग रहा है कैलकुलेशन करने में, तो अभी 1-2 दिन तक आप नॉर्मल फॉर्मूले से करो, हल्के हल्के अपने आप सेट होने लगेगा। अब मैंने तो रट रखा है 5C2 10 आ जाता है, मेरे को तो याद है 5C2 10 आ जाता है, फिर 5C3 भी इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो विद टाइम आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बच्चों को हल्के हल्के याद होता है, 6C4 सबको याद होता है 15, ठीक है। 6C3 सबको याद होता है 20, पर विद टाइम आपको याद आएगा, ठीक है। चलो अभी तक कॉन्सेप्ट समझो। आप देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 7 बॉयज़ हैं, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ना वो लिखते चले जाया करो। 7 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल हैं, यहाँ तक क्वेश्चन तो हो गया सेट। इन हाउ मेनी वेज कैन यू मेक अ टीम ऑफ 5 स्टूडेंट्स, भाई टोटल लाने 5 बच्चे, टोटल 5 लेके आने, सच दैट वी हैव एट लीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए। तो अब पता लगाओ टीम कैसे कैसे बन सकती है। भाई देखो अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे, नहीं। क्या किसी लोगों को हम अरेंज कर रहे हैं, नहीं। तो एन फैक्टोरियल तो नहीं आने वाला है। हम क्या यहाँ पे चूज कर रहे हैं, हाँ चूज कर रहे हैं, तो मतलब एनसीआर, सी से चूज, सी से कॉम्बिनेशन। कम से कम 3 लड़कियां चाहिए। अगर 3 लड़कियां ले आया मैं, तो कितने लड़के ला सकते हो सर, 2 ला सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं भाई, टोटल 5 चाहिए। अब कम से कम 3 बोली थी, मैं 4 भी तो गर्ल्स चूज कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो। अगर 4 गर्ल चूज करी तो कितने बॉय लाओगे सर, 1 बॉय लाऊंगा। और अगर 5 गर्ल चूज कर ली तो ये कर सकता हूँ क्या, हाँ सर कर सकते हो, कम से कम 3 चाहिए थी, तो कितने बॉयज लाऊंगा सर, 0 बॉयज, खत्म बात। अब ये वाली कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसी टीम कितनी बना सकते हो आप सर, ऐसे में बना सकता हूं 7C2 मल्टीप्लाई बाय 5C3, ये तो हो गई ऐसे वाले कॉम्बिनेशंस। सर ऐसी कितनी टीम बना सकते हो आप, ये मैं बना सकता हूं 7C1 मल्टीप्लाई बाय 5C4, ये वाले कौन से कॉम्बिनेशन बना सकता हूं मैं, 7C0 मल्टीप्लाई बाय 5C5। अब कॉम्बिनेशन में बच्चा यही परेशान होता रहता था कि सर कब मल्टीप्लाई कब प्लस। ये वाला कॉम्बिनेशन अभी चल रहा है, बॉयज लेने के बाद खत्म नहीं हुआ। आपने 7C2 से 2 बॉयज सेलेक्ट कर लिए, पर का कॉम्बिनेशन पूरा हो गया, वापस आ गया काम खत्म करके, नहीं। अभी आप 3 लड़कियां भी चूज करोगे, फिर टीम बनेगी, फिर मुझे ला के दोगे सर ये टीम है, ये 2 लड़के ये 3 लड़कियां। तो क्या ये 2 लोग बुलाते ही टीम खत्म हुई थी, नहीं। ये 3 बना के टीम खत्म हो गई थी, यस। तो इंटू 5C3, अब ये टीम खत्म। अब ये टीम खत्म हो चुकी है, 5 बंदे आ चुके हैं। अब आपने किया सिस्टम रिफ्रेश, अब 5 को वापस भेजा, और अब आपने एक नए किस्म से टीमें बनानी शुरू करी, इसलिए इनके बीच में होगा ऐड। मतलब ये लोग निकलेंगे, 7C2 कितना हो गया, 7 6 42 डिवाइड बाई 2 21, 5C3 में 5C2 पढ़ूंगा और ये आ जाएगा 10, कितना हो गया 210। 7C1 हुआ 7, 5C4 हुआ 5 इक्वल टू 35। 7C0, किसी का भी C0 करो 1 आता है, किसी का भी C पूरा का पूरा कर दो 5C5, कितना आता है 1 आता है, तो ये हो गया 1। अब मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, अब मैं इनको आपस में ऐड करूंगा। 210 ऐसी वाली टीम है, 35 ऐसी वाली टीम है, 1 ऐसी वाली टीम है, यानी 245 और एक 246। सीखो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करो, अरेंजमेंट एंड फैक्टोरियल, चूज कर रहे हो एनसीआर, चूज में एक ही टीम पे चूज करते हुए जा रहे हो, टीम पूरी नहीं है, मल्टीप्लाई। यहां पीछे चलो, यहां पे टीम पूरी नहीं हुई थी, ये पूरा करने के बाद टीम पूरी है तो मल्टीप्लाई। यहां पे ये टीम पूरी हो गई तो मल्टीप्लाई खत्म। अब ये नई तरीके की टीम है, ये सेकंड केस। फिर ये टीम पूरी हो गई, अब ये नई तरीके की टीम है, थर्ड केस। तो तीनों केस को आपस में ऐड, इनको थोड़ी मल्टीप्लाई कर दोगे। इस कॉम्बिनेशन के लिए ये कॉम्बिनेशन ही था, ये कॉम्बिनेशन अलग है, खत्म, ये नया कॉम्बिनेशन है। क्लियर, आराम से देख लो, सॉल्व करो, समझो कब प्लस कब मल्टीप्लाई कब एन फैक्टोरियल कब एनसीआर। ठीक है, मैं हट जाता हूं, एक बार आराम से स्क्रीन पे देख लो। चलो गाइस, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ये नोट कर लिया, बना लिया। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। देयर आर 7 बॉयज, वापस से लिख लेते हैं गाइस, अब फटाफट करेंगे, ठीक है। अभी तक समझने समझाने की कहानी चल रही थी,
अब आप समझ चुके हो, नहीं समझो तो पीछे जाओ और वापस से कॉन्सेप्ट सीखो। अब फटाफट फटाफट करने की बारी। 5 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन यू मेक अ टीम ऑफ 5 स्टूडेंट्स। फिर से अपने लोग कितने चाहिए, 5, सच दैट एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल तो लाओगे लाओगे। गिवन दैट एटलीस्ट 1 बॉय मस्ट बी सिलेक्टेड, अब कम से कम एक लड़का तो चाहिए, तो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन तो चलेगा, 4 और 1 का कॉम्बिनेशन भी चलेगा, पर 5 और 0 वाला कॉम्बिनेशन आपकी नहीं चलेगा, ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम एक लड़का तो चाहिए था। तो ये तो हम पीछे कर ही चुके हैं, सेम नंबर है मेरे ख्याल से, है ना, 7253। तो भाई ये आपके थे 210, ये पीछे हमने कर रखा है, राइट। और ये वाले कितने कॉम्बिनेशन आ रहे थे आपके पास, ये वाले कॉम्बिनेशन आपके पास आ रहे थे 35, और ये वाले आपके पास आ रहे थे 1, पर इस बार इनको तो लेना नहीं है, तो सिर्फ इनको ले लो। क्या आंसर आ जाएगा, 245। रेफर प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, लिख देता हूँ, रेफर प्रीवियस क्वेश्चन, राइट। लीव द लास्ट केस, इसको लीव करो, बाकी दोनों ले लो, लीव द लास्ट केस, ठीक है। क्लास लिख दिया मैंने, उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ लीव लास्ट केस, रेस्ट एग्जैक्टली सेम, ठीक है। चलो, तो इसका हो जाएगा 245। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दे देता है, तो ये समझाने के लिए क्वेश्चन लिया था बस। अब कभी आपसे क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ हैंडशेक्स को लेके, तो भी कॉम्बिनेशन लगता है, कैसे लगता है सर, अब समझते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ो अभी, ठीक है, क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। मैंने कहा मान लेते हैं आपके पास 4 लोग थे ABCD, ठीक, सब सबके साथ हाथ मिला रहे हैं, तो कितने हाथ मिले होंगे पार्टी में, ये तो उस पर भी था बेटा, सुपर 30, अगर आपने पिक्चर देखी तो, है ना। देखो कौन कौन हाथ मिलाएगा, आप कहोगे सर एक A और B ने हाथ मिलाया होगा, एक A और C ने हाथ मिलाया होगा, एक A और D ने हाथ मिलाया होगा, फिर आप कहोगे सर एक B और C ने हाथ मिलाया होगा, एक B और D ने हाथ मिलाया होगा, एक C और D ने हाथ मिलाया होगा। क्या आप बोलोगे B और A ने हाथ मिलाया? वो ऑलरेडी A और B में काउंट हो चुका है भाई, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, हाथ मिला रहे हो आप, मैं आपके साथ हाथ मिलाऊं या आप मेरे साथ हाथ मिलाओ, बात तो एक ही है, हाथ किसने मिलाया, मैंने और आपने। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या लगने वाला है, कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है, किसमें, इन हैंडशेक्स। सही बात है सर। अब कितने हाथ मिल गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हैंडशेक्स हुए, पर मैं ऐसे थोड़ी गिनता रहूंगा। नोटिस करो कि एक्चुअली में आप 2 लोग चूज ही तो कर रहे हो 4 में से, 4 में से जैसे ही 2 लोग चूज हो जाते हैं, आपका एक हाथ मिल जाता है। भाई एक बंदा तो हाथ मिला नहीं पाएगा, 4 में से 2 बंदे पकड़ के अलग कर दो, हाथ मिला देंगे। तो आप जितनी तरीके से 4 में से 2 लोग चूज कर सकते हो, 4 में से 2 2 कॉम्बिनेशन मिला सकते हो, उतने हैंडशेक्स हो रहे हैं। देखो बेटा 4C2 की वैल्यू भी निकालो, कितना आ गया, 4 × 3/2, कितना आया, 6। या तो ऐसे करो जो मैंने सिखाया कि 4 × 3 n × n - 1/2, राइट। तो यानी कि हैंड शेक्स जो हो गए n लोगों के बीच में, वो होता है NC2, नंबर ऑफ हैंड शेक्स। C2 क्यों? क्योंकि 2 लोग मिलेंगे तो हाथ मिलाएंगे, n जो आपके टोटल नंबर ऑफ लोग हैं। बस इतनी सी बात करनी है। जितनी तरीके से n में से 2 नंबर निकाल के ला सकते हो, उतनी तरीके से हैंडशेक करवा सकते हो। देखो जरा, देर आर 10 बॉयज इन अ रूम, इन हाउ मेनी वेज दे कैन शेक हैंड्स सच दैट, क्वेश्चन में लिखा होगा सब सबके साथ हाथ मिला रहे हैं, और अगर नहीं लिखा तो मान के चलना पड़ेगा। तो 10C2 खत्म। इन हाउ मेनी वेज दे कैन शेक हैंड, 10 में से 2 लोग चूज करो, हाथ मिलते रहेंगे, 2 2 चूज करते रहोगे, हाथ मिलते रहेंगे। 10C2, 10 × 9 / 2, 9 / 2 45। क्लियर? तो गाइस मान के चल रहा हूँ कि आपको हैंडशेक भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपकी स्क्रीन से आगे से हट जाता हूँ, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन खुद से तसल्ली से ट्राई करो, टेक 2 मिनट्स, उसके बाद ही प्ले करना, खुद से करना। अभी अच्छा क्वेश्चन है एक हैंडशेक का, ठीक है, खुद से करना, दिमाग लगा के, सारा जितना भी अभी तक आपने सीखा है ढंग से करो। चलो गाइस, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया। अब देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फॉर अ डांस कॉम्पिटिशन, ईच स्टूडेंट शुक हैंड विद द अदर। तो 10 स्टूडेंट्स आए,
और इन्होंने सब ने आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है। 10 लोग सब एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं तो कैसा होगा सर NC2। 10 में से दो दो चूज करते रहो, हाथ मिलता रहेगा। NC2 मैंने सिखाया 10 इंटू 9 90 डिवाइड बाई 2 45। अब ये डायरेक्ट होगा, राइट। ये तो होगा पहले इनके हाथ बात। देयर वर 2 जजेस, तो एक ये जज 1 हो गया और एक ये जज 2 हो गया। एंड ईच जज शुक हैंड विद द टॉप 3 स्टूडेंट। कंपटीशन हुआ होगा, एक आया होगा आपका रैंक 1, एक आया होगा रैंक 2 और एक आया होगा रैंक 3। और इन जजों ने जब इनको कुछ भी सम्मानित किया होगा, गिफ्ट दिया होगा, सबके साथ इसने हाथ मिलाया। तो कितने हाथ मिले होंगे भाई? जज 1 ने 3 इधर, फिर जज 2 ने 3 इधर, 1 2 3। ऐसी जज 2 ने भी मिलाया होगा, तो टोटल 6। या आप बोल सकते हैं कि 2 में से एक जज चूज कर लो और 3 में से एक बच्चा चूज कर लो, 2 इंटू 3 कर लो, बात तो वही है। या डायरेक्ट गिन लो, तो 3 ये और 3 हो गए आपके जज 2 के, तो 6 इधर हो गए आपके, है ना। बना देता हूँ मैं, आपके लिए इजी होगा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, स्लो पढ़ते कोई दिक्कत नहीं। और 10 में से हर एक दो दो चूज करते गए 10C2 से, तो टोटल हैंडशेक्स कितना हो गया 45 + 6 51। यहाँ पे 5C2 मत कर देना, क्यों भाई? जज और जज हाथ नहीं मिला रहे, ये लोग आपस में हाथ नहीं मिला रहे, सब सबके साथ हाथ मिलाते हैं तो ही NC2 होता है, राइट। यहाँ पे सब सबके साथ हाथ नहीं मिला रहे, सब सबके साथ मिला रहे होते तो जज 1 जज 2 भी तो मिला था, R1 R2 भी तो मिला था, R1 R3 भी तो मिला था। वो सब थोड़ी हो रहा है, सिर्फ जजेस में से एक बंदा आता है, इधर से एक बंदा आता है और हाथ मिलाता है, खत्म। ठीक, ये हो गए आपके हैंडशेक्स वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ मैचेस वाले क्वेश्चंस की। अब अगर आप देखो, क्वेश्चन पे चलते हैं बाद में, नोटिस करो ABCD पहले 4 लोग थे, आप 2 चूज करते थे, वो दोनों आते थे, हाथ मिला के चले जाते थे। अब वापस से आप 4 में से 2 ही चूज तो कर रहे हो, वो दोनों आ रहे हैं, मैच खेल के चले जा रहे हैं। अगर आप सुनने में कितना सिमिलर लग रहा है, 10 लोगों में से सब बंदे सबके साथ हाथ मिलाएंगे, 10 बंदे सब बंदे सबके साथ मैच खेलेंगे, तो क्या यहाँ भी मैच किस किस का होगा? सर AB का मैच होगा, AC का मैच होगा, AD का मैच होगा, BC का मैच होगा, BD का मैच होगा। क्या हम सेम चीज़ नहीं कर रहे? और सर BA का मैच, सर BA का हैंडशेक, वो तो नहीं होगा ना, सेम ही बात है। मैं आपके साथ मैच करूं या आप मेरे साथ मैच करो, फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, हम दोनों ही तो सिलेक्ट हुए हैं, मैच तो आपके और मेरे बीच में ही हो रहा है। यानी n लोग अगर सब लोग सबके साथ हाथ मिलाते थे तो वैल्यू होती थी NC2। n लोग सबके साथ मैच करेंगे तो भी वैल्यू कितनी होगी NC2। पर ये बात तब तक चलेगी जब सब लोग सबके साथ मैच खेल रहे हैं, सब लोग सबके साथ हैंडशेक कर रहे हैं। अब आओ क्वेश्चन पे। 12 teams participated in a tournament. In first round, ये है कहानी। Each team played with the other. सब सबके साथ खेल रहे हैं, तो 12 टीमें सब सबके साथ, तो 12 में से दो दो चूज करते रहो, एक एक मैच होता रहेगा। तो ये तो हो गए राउंड 1 के मैचेस। और इसलिए NC2 मैंने आपको एकदम प्रो बनाया। NC2 कैसे निकालते हो सर? 12 इंटू, उससे एक छोटा नंबर 11, 12 इंटू 11 बाय 2। 12 को 2 काटेगा, कहने का चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 66 आने वाला है, बट कोई बात नहीं। अब दिख गया 66? हाँ सर अब दिख गया। सर मुझे अभी भी नहीं दिखा रहा बेटा, मेहनत कर रहे, देख 6 इंटू 11 66। ये हो गए राउंड 1 के मैच, सब लोग सबके साथ खेले। देन 4 टीम्स एडवांस टू राउंड 2। एडवांस राउंड 2 नॉकआउट स्टेज, मतलब जो 4 हैं वो पहुंची होंगी आगे। मान लेते हैं टीम 1, टीम 2, टीम 3 और टीम 4। अब जब आप नॉकआउट राउंड में पहुंच जाते हैं, नॉकआउट मतलब अब एक बंदों का मैच होगा, जो हारा वो बाहर, जैसे क्रिकेट में फीफा में सेमीफाइनल्स होते हैं। तो अब यहाँ पे हो चुके हैं आपके कितने 66 मैच। हुआ होगा नॉकआउट स्टेज, किसी का भी किसी के साथ मैच होगा, मान लेते हैं ये एक मैच हुआ, ठीक, और ये एक मैच हुआ, ये हो गया नॉकआउट मैच। T1 T2 में कोई भी एक जीत गई होगी, मान लेते हैं T1 जीत गई, ये मर गई। T3 T4 में ये जीत गई होगी तो ये मर गई। कौन बचा? फाइनल राउंड बचा। एंड फाइनल प्लेड द लास्ट मैच, तो ये आए T1 T4 खेले और इनमें कोई एक जीता, राइट, तो ये हार गई होगी, मान लेते जीत गई। तो ये हो गया आपका राउंड 2 और ये हो गया आपका फाइनल राउंड। तो टोटल मैच कितने हो गए बेटा? सर 66, 67, 68, 2 यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो आपके टोटल मैच हो गए 69।
अब गाइस शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर तो सब लोग सबके साथ खेल रहे हो तो NC2। जैसे ही नॉकआउट स्टेज शुरू हो गई तो अगर n टीम्स नॉकआउट में पहुंची हैं तो n-1 मैच होंगे। कितनी टीम नॉकआउट में पहुंची थी सर? 4। कितने मैच हुए फाइनल तक जाते जाते? सब 3। 4 में से एक कम 3। बड़ा ऑब्वियस सी बात है भाई। 10 टीम खेली है, 15 टीम खेल रही है, 16 खेल रही है, 32 खेल रही है, 128 खेल रही है, आई डोंट केयर। नॉकआउट मैच है तो हर एक मैच में एक टीम बाहर जाती है। अब मान लेते हैं 8 टीम नॉकआउट में पहुंची, आपको विनर पहुंचाना है 1, तो कितनी टीमें बाहर करनी है? 7। और कितने मैच में कितनी टीम बाहर जाती है? एक मैच में एक टीम। 7 टीम बाहर करनी है तो 7 मैच कराने पड़ेंगे, सिंपल। अगर 32 टीम्स नॉकआउट में पहुंचती हैं तो 31 मैच कराओ, 31 टीम बाहर हो जाएंगी, बचेगी एक। 128 टीम्स अगर आपकी नॉकआउट में पहुंचती हैं तो आपको कितनी बार करनी है? 127। तो 127 मैच कराओ, ठीक। तो नॉकआउट जब आप पहुंच जाओ तो जितनी टीम उससे एक कम मैच, खत्म। तो ये 66 प्लस सीधा 3 कर देता। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैंने लिख के करा दिया, पर याद रखेंगे अगर n टीम्स नॉकआउट में जाती हैं तो n-1 मैच करने पड़ते हैं। डन। तो कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में कब कब स्ट्राइक करना चाहिए? जब भी आप एक ग्रुप बना रहे हो, टीम बना रहे हो, ठीक। हैंडशेक्स, नंबर ऑफ मैचेस, और गाइस नंबर ऑफ डायगोनल्स। सर ज्योमेट्री कहाँ से आ गया? देखो बेटा अभी समझ में आएगा। इधर आओ क्वेश्चन पे। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन ऑफ या हैविंग 6 साइड्स? तो पहले तो 6 पॉइंट लेके आते हैं। ये आ गया हमारे एक हेक्सागन के 6 पॉइंट। मैं इन पॉइंट को नाम देता हूँ P1, P2, P3, P4, P5 और P6। अब बड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? मन लगा के ध्यान से सुनना। मैं जब भी 2 पॉइंट को चूज करूंगा एक लाइन बन जाएगी, सही बात है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ लाइंस की, ऑफ कोर्स यूजिंग दिस 6 पॉइंट्स, तो वो क्या होगा भाई? मुझे इन 6 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट चूज करने हैं, यानी कि 6C2। ये नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी भाई। P1 P2, अब अगर आप P1 और P4 को ज्वाइन करो तो एक लाइन बनेगी भाई। P1 P4 को ज्वाइन करोगे एक लाइन बनेगी, और अगर आप P1 P2 को ज्वाइन करोगे तो भी एक लाइन बनेगी, राइट। पर P1 P2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो बनेगी साइड, और P1 P4 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो होगी डायगोनल। तो मेरे लिए नंबर ऑफ लाइंस निकालना आसान है, 6C2। जैसे ही मैं 6C2 करूंगा सारी लाइनें आ गई। P1 P2 को ज्वाइन करने वाली ये, P1 P4 को ज्वाइन करने वाली ये। पर सवाल है कि मुझे सारी लाइंस तो चाहिए नहीं थी, मुझे तो डायगोनल चाहिए थी। पर इतना पक्का है कि ये नंबर ऑफ लाइंस में 2 ही तरीके की लाइन है, या तो इनमें साइड्स हैं या फिर इनमें डायगोनल्स हैं। मुझे चाहिए डायगोनल्स, तो कोई बात नहीं, साइड माइनस कर दो। साइड्स कितनी होंगी भैया? पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स। जितनी भी नंबर ऑफ लाइन है उसमें या तो साइड्स हैं ब्लू वाली या फिर डायगोनल्स हैं। मुझे क्या नहीं चाहिए? साइड्स। साइड्स निकालना तो बड़ा आसान है। साइड है 6 तो साइड्स माइनस कर दो, साइड्स कर दो माइनस। जैसी साइड माइनस कर दोगे गई, बची क्या? येलो। येलो की मतलब डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ लाइंस थी 6C2, उसमें से आपने साइड्स माइनस कर लिया 6, तो क्या आ जाएंगी? डायगोनल्स। यानी कि डायगोनल्स कितनी हो गई आपके पास? 6C2 माइनस 6। डन। 6 × 5। समझे NC2 क्यों याद करवाया मैंने आपको? समझे पहले 15-20 मिनट सिर्फ NC2 और NCR पे ही क्यों व्यस्त किया मैंने? 6 × 5 30 डिवाइड बाई 2 15 माइनस 6 यानी कि 9। तो यानी गाइस 9 डायगोनल से चेक करना है। कलर कर दे इनको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हो गई बात खत्म। अब या तो ऐसे गिनो बना बना के, या डायरेक्ट गिन लो। अब देखो शॉर्टकट। नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे? जितने वर्टेक्स हैं उसमें से 2-2 चूज करने हैं। 6 वर्टेक्स थे, 6 में से 2 चूज किए। अगर n साइडेड पॉलीगन होता तो नंबर ऑफ लाइंस कितना हो जाता? क्या वो NC2 नहीं हो जाता? यस सर। 6 साइड थी तो 6C2 NC2 हो जाता अगर n साइड होती। नंबर ऑफ साइड्स हमेशा n हो जाएंगी भाई। हेक्सागन में 6, n साइड पॉलीगन में n।
क्योंकि एन साइड पॉलीगन में अगर मान लेते हैं पॉलीगन की एन साइड्स हैं तो साइड्स भी होंगी एन, और वर्टेक्स कितने होंगे एन, और वर्टेक्स सी टू करोगे तो नंबर ऑफ लाइंस आएंगी, साइड्स कितनी एन तो डायगनल हमेशा कितनी आएंगी। अब डायगनल का फॉर्मूला याद रख लो, एन सी टू माइनस एन, वेर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइड्स बोल लो या वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन बोल लो। तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन इक्वल्स टू एन सी टू माइनस एन। खत्म हो गई बात, इसको कर लो डब्बे में बंद। और अब ये याद रखते चलो, सारी इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस की हमने बात कर ली है। डायगनल्स एन सी टू माइनस एन, ठीक है। पीछे चलें, पीछे हमने बात की थी मैचेस। मैचेस में मैंने बताया था आपको कि अगर आपका एवरी टीम प्लेज अगेंस्ट एवरीथिंग हो तो एन सी टू हो जाता है, और नॉकआउट में आपका सीधा क्या हो जाता है, एन माइनस वन हो जाता है, ठीक है। ये बात हमारी हो गई थी। हैंड शेक में मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ हैंड शेक्स कितना होता है, अगर एन लोग हैं तो एन सी टू हैंड शेक्स हो जाते हैं, डन। उसके पहले टीम वाला था, टीम वाला तो आपको देखना पड़ेगा भाई कितने में से कितने चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई सारी एप्लीकेशंस, बहुत बढ़िया। कोई भी स्पेसिफिक क्लियर नहीं हुई हो तो पीछे जाओ, रिकॉर्डिंग पीछे करो और उसको जाके देखो, ठीक है। तो गाइस ये मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसका नोट बना लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो मान के चल रहा हूँ आपने इसको लिख लिया। बात करते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन भी इसके जैसा ही कुछ है। तो द नंबर ऑफ वेज हाउ वी कैन चूज बट ऑल्सो अरेंज के ऑब्जेक्ट्स। अब सिर्फ चूज करने की बात नहीं है, अब चूज करके बिठाना भी है। तो वापस से सुनो, सिर्फ बिठाना है एन लोगों को रो में तो एन फैक्टोरियल, एन में से आर लोगों को चूज करना है तो एन सी आर, अब एन में से आर लोगों को चूज करके बिठाना भी है तो एन पी आर। अब समझना इस बात को, देखो एन पी आर इसका मतलब है चूज प्लस अरेंज, ठीक है। मान लेते हैं नंबर ऑफ वेज यू कैन चूज 3 बॉयज आउट ऑफ 10 बॉयज ऑफ अ क्लास एंड मेक देम सिट इन अ रो। अब देखो, आपने 10 में से पहले 3 लोग चूज करे, 10C3 हो गया। अब यहां कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन तो खत्म हो जाता, पर एक चीज एक्स्ट्रा है अब इसमें, एंड मेक देम सिट इन अ रो। कैसे बिठाते हम रो में, सर एन फैक्टोरियल, यही तो हो रहा है। आप 3 लोग चूज करे, अब आप इन 3 लोगों को बिठा रहे हो कैसे, रो में, और 3 लोगों को रो में कैसे बिठाऊंगा मैं, 3 फैक्टोरियल से। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 10 फैक्टोरियल बाय C3 कितना हुआ 3 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये तो किया आपने चूज यानी कि कॉम्बिनेशन, और ये क्या किया आपने, अरेंज। यानी कहीं ना कहीं परमुटेशन जो है वो कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट का मिक्स है। यहाँ पे आप चूज करते हो फिर आप उनको अरेंज करते हो। अब अगर आप देखोगे तो ये इससे कट रहा है और आपके पास बच रहा है 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल, यानी कि 10 अपॉन फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल कितना होगा गाइस, 10 9 और 8 यानी कि 720। सही है। अब गाइस एक बात नोटिस करो, यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने किया है एन सी आर, ये आप चूज करके लाए आर, फिर आपने आर लोगों को अरेंज कर दिया, यही आपका एन पी आर है। यानी कि अगर मैं इसको डिड्यूस करूं तो देखो क्या हो रहा है, अब ध्यान से सुनना, फॉर्मूला बनने वाला है एन पी आर का। एन पी आर हो क्या रहा है, आप पहले एन में से आर लोगों को चूज करते हो, इसका मतलब है चूज एंड अरेंज, तो ये होगा चूज। अब अरेंज, अरेंज एन को नहीं करना, जिनको चूज करो उनको अरेंज, तो मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। अब एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता था, सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। तो अब अगर आप इसको ढंग से देखो तो आर फैक्टोरियल तो कट गया, बचा क्या आपके पास, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यही आपका फॉर्मूला, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल।
के बोल लो, आर बोल लो, एक ही बात है। एन ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू चूज फ्रॉम, के आर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, एंड देन अरेंज्ड, एंड देन अरेंज्ड। कोई कंफ्यूजन ना है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एंड देन अरेंज्ड। ठीक, तो एनपीआर कुछ नहीं है, चूज करना है फिर अरेंज करना है। तो अगर आपको एनपीआर नहीं भी आता हो ना फॉर्मूला, तो फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप कर लेते। आपको नहीं आता ये एनपीआर, नहीं आता, नहीं आता, आप एन में से आर लोग चूज करके उनको अरेंज कर देना। 10 में से 3 लोग चूज करें, 3 फैक्टोरियल को अरेंज कर दिया, आंसर आ जाएगा। फर्क क्या पड़ता है। और ये रहा इसका फॉर्मूला, आप ये और ये कट जाता तो डायरेक्ट 10 फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल आ जाता है। तो एक एनपीआर के फॉर्मूले से भी कर लेते हैं एक सवाल। ठीक है, थोड़ी सी बात पकड़ लेते हैं, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। 10p9 कितना हो गया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 9 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ 9 फैक्टोरियल मत लिख देना, सिर्फ यही देना, और इसका आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 में से आपने 9 लोगों को चूज किया है और फिर आपने उनको अरेंज किया है। ठीक, इस तरीके से अगर आपसे बात करी जाएगी 10p1 की, तो वो क्या होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 1 यानी कि 9 फैक्टोरियल, और ये कितना आ जाएगा 10। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ जमीन आसमान का अंतर है, यानी कि परमुटेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि एन पी आर इज इक्वल्स टू एन पी एन माइनस आर, ये सब कहानी कुछ नहीं है। मतलब कि एन पी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एन पी वाई इफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन। ये यहां नहीं चलेगा नाटक, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू था ओनली इन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन मत लगा देना इसको कि सर एन सी एक्स एन सी वाई बराबर होता था अगर एक्स प्लस वाई एन होता है तो हम परमुटेशन में लगाते हैं। नो, यहां नहीं होगा काम। ठीक है, यहाँ पे कहानी बदल जाती है, और यहाँ पे एन पी एन जो है वो 1 भी नहीं होगा। 10 में से 10 लोग चूज करके अरेंज कर रहे हो, अरेंज तो कर रहे हो, 10 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। यहाँ 1 नहीं आएगा, वो कॉम्बिनेशन का था। तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में कंफ्यूज मत हो ना, इसका फॉर्मूला अलग है, उसका फॉर्मूला अलग था। वो सारे शॉर्टकट कॉम्बिनेशन के थे और उसी के ही रहेंगे और उसी के लिए सिखाए हैं। क्यों सिखाए हैं उसके लिए, क्योंकि वो ही ज़्यादा यूज होगा। परमुटेशन तो आप रेयरली 10% क्वेश्चन में लगाओगे, 90% आप कॉम्बिनेशन ही लगाओगे। और जहां परमुटेशन आप नहीं भी लगा पाए फर्क नहीं पड़ता, उसको भी आप कॉम्बिनेशन से कर सकते हो। तो गाइस एक क्लास क्वेश्चन करते हैं, परमुटेशन से करेंगे। जॉन हैज 12 बुक्स, ही बॉट अ बुक शेल्फ विच हैज अ कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग 6 बुक्स। तो 12 में से भाई ने 6 किताबें रखनी है, क्योंकि बुक शेल्फ में 6 ही आ सकती है। एंड इफ ही कीप 6 बुक्स इन द बुक शेल्फ, वेरी गुड, देन द नंबर ऑफ वेज ही कैन अरेंज देम। क्या कर सकता है, अरेंज देम। भाई बुक शेल्फ है, 6 बुक आ सकती हैं इसमें। कितनी बुक आ सकती हैं, 6 बुक आ सकती हैं। तो कौन सी किस ऑर्डर में आएगी, ऑर्डर मैटर कर रहा है, राइट, ऑर्डर मैटर कर रहा है। और ऑर्डर मैटर कर रहा है, आप 12 में से 6 चूज भी कर रहे हो और ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन लगाओगे कि परमुटेशन, सर परमुटेशन। तो परमुटेशन लगाओ, 12 में से 6 चूज करके अरेंज करनी है, खत्म, 12p6 आंसर। अब हो सकता है ऑप्शन में ऐसे ही दिया हो तो यहीं छोड़ देना। कैलकुलेट इतने बड़े बड़े नंबर तो आपसे नहीं करवाएगा। ठीक है, और करवाता है तो फिर करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 6 फैक्टोरियल। ये हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब इतना काम आपसे नहीं करवाएगा, इतना बड़ा तो आपसे नहीं करवाएगा। फिर भी मैं थोड़ा कर देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 1320 मल्टीप्लाई बाय 7 2 जा 14, 1 कैरी 504। अब यहाँ पे जाके इसको छोड़ देंगे, 13 5 जा होता है 65, 65 और आपके लगभग 4 जीरो। ठीक है, तो 6,50,000 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा और ये ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम अगर अप्रॉक्सीमेशन लगाना हो तो लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका परमुटेशन। नहीं भी आता हो तो फर्क नहीं है, वापस से बता रहा हूँ, ये जो आपका NPR है दैट इज नथिंग, दिस इज NCR निकाल लो, राइट, और फिर जो ये आर लोग चूज करके लाए हो इनको अरेंज कर लो, दैट्स इट। यही है आपका NPR। तो इससे नहीं घबराना है।
तो गाइज यहाँ पे हमारी कहानी जो है वो होती है ख़त्म, किसकी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। पर ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक, आगे हम एडवांस क्लास में देखेंगे। तो गाइस कंफ्यूज मत होना, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते लोगों को, पागल की तरह कभी फैक्टोरियल लगाएंगे, बहके बहके बच्चों की तरह कभी कॉम्बिनेशन लगा देंगे। बस 5 देगा सर 5 फैक्टोरियल, सर बोलेंगे नहीं ये आंसर नहीं है, तो सर 5p2 कर देते हैं। 5p2 में मना करूंगा तो कहेंगे सर 5c2 कर देते हैं, पर ये नहीं सोच रहे कि कब क्या करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि एनपीआर कब लगाना है, एनसीआर कब लगाना है और एन फैक्टोरियल कब लगाना है। तो बड़ी सीधी सी बात है, एन लोगों को एक रो में बिठाना है, आपने कोई चूज नहीं करना, कोई सिलेक्शन नहीं होना, सिर्फ एन लोग पढ़े हैं उनको रो में बिठा दो, एन फैक्टोरियल। एन में से आर लोग चूज करने हैं बस, ऑर्डर फॉर्डर कुछ नहीं मैटर कर रहा है, ये 10 लोग हैं, आपको 4 लोग लेके आने, टीम बनानी है, तो 10c4 एनसीआर। 10 में से 4 लोग लेके आने हैं, फिर उनको बिठाना भी है, तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट एन पी आर, और एन पी आर नहीं आता तो एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल नहीं। कॉम्बिनेशन के मल्टीपल एप्लीकेशन हैं, हैंडशेक्स NC2, नंबर ऑफ डायगनल्स NC2 माइनस एन, एन क्या है माइनस साइड्स, क्योंकि NC2 से डायगनल्स नहीं आ रही, नंबर ऑफ लाइंस आ रही है। नंबर ऑफ मैचेस सब सबके साथ खेल रहे हैं तो NC2। नॉकआउट्स में अगर एन टीमें पहुंची हैं तो नंबर ऑफ मैचेस N-1। ये सब सेट कर लो, फिर मिलते हैं बढ़िया तरीके से और आगे की कहानी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम क्रैक करना शुरू करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और वीडियोस देखते रहो, लर्न करते रहो, सीखते रहो, एंड लेट्स मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी। दिस इज मी राहुल बाटला साइनिंग ऑफ, बाय बाय।